लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट खत्म कर लिया था, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में आ गए हैं। कैपेसिटेंस दो बार आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ दिया हुआ है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके दो चैप्टर है। ठीक, वहां पे कैपेसिटेंस दिया गया है और आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हो उसके अंदर भी कैपेसिटेंस दिया गया है। उन दोनों कंबाइन करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया था और अब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कैपेसिटर इन सीरीज। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो हम लोग दोबारा सीखेंगे सीरीज और पैरेलल कांसेप्ट क्या होता है, लेकिन अभी भी वही कांसेप्ट आपको देखना है, इसमें कुछ भी नया नहीं। ठीक है, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था ना आपने। ऐसे होता था एक रेजिस्टेंस R1, एक होता था R2, इस तरीके से हम एक बैटरी लगाया करते थे, है ना। इस तरीके से एक डीसी हम लोग बैटरी लगाते थे और कहते थे इसका एक प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर इसको 10 वोल्ट की बैटरी हमने बोल दिया तो करंट किधर से फ्लो होगा, हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होगा और किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अरे जल्दी बोलो क्या हुआ। चलो भैया, तो अब हम लोग कह रहे हैं सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट सीख रहे थे हम लोग, है ना। सीरीज और पैरेलल कैसे कहते हैं अपन, तो मैंने ऐसे बोला है हमेशा कि अगर जाने का रास्ता हमारे पास एक ही हो, करंट है, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको पता है करंट क्या होता है भाई, ये बताओ। जो चार्ज फ्लो करता है हमारे कंडक्टर के अंदर से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, इसी फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम कहेंगे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब जाने का रास्ता, करंट को जाने का रास्ता सिर्फ क्या हो, एक ही रास्ता है ना, वो क्या है, R1 से होके निकलेगा और फिर उसके बाद उसको R2 से जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जिट कर सकता है ना। ठीक है, तो अगर आपके पास जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक होगा तो हम कहेंगे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। समझ में आया। जो भी कंपोनेंट हम यूज करते थे, पंखा भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितने कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर ही करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो जितने कंपोनेंट इस तरीके से अरेंज हो कि आपको जब करंट फ्लो कराना हो तो हर कंपोनेंट से होकर के गुजरना पड़े, तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है, कनेक्शन इन सीरीज कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो सर करंट होगा वो सेम होगा R1 के अंदर भी और R2 के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमने 10th में पढ़ा है, मैंने रिवीजन करवाया आपको कि 10th में हमने क्या सीखा था। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल। एक दूसरा अरेंजमेंट होता है, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि अगर हमें ये बेसिक नहीं पता होगा तो हम ये सीख नहीं पाएंगे यहाँ पर। एक तो पैरेलल में क्या होता है, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस तो सब जानते हैं, रेजिस्टर तो सब जानते हैं, है ना। कर देना यार क्लास के बाद, ठीक है। अभी क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन क्या है, देखो ध्यान से। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में ध्यान से देखिएगा, एक ही बार सीखेंगे। ये आपका हर जगह काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा, कैपेसिटर में भी काम आएगा, और जब सेल पढ़ेंगे सेल के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, ये तीन होता है, एक ही बार कंसेप्ट सीखा जाता है। ठीक, तो पैरेलल सीखते हैं। तो अगर हमारे पास, हमने ये बैटरी लगा दी, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी तो आप जानते हो, बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, है ना। अब इस बैटरी से आपको पता है सर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो यहाँ पर हमने करंट दिखा दिया। ठीक, एक टर्मिनल ये है, तो हमने यहाँ से इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। ठीक है, तो करंट क्या होगा, यहां तक पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद इसको दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां तक तो करंट आ ही आया है, लेकिन अब उसके बाद जाने कितने रास्ते हैं, दो है ना। तो मैं कहता हूं जाने के रास्ते अनेक। मैंने क्या बोला, जाने के रास्ते अनेक, तो कनेक्शन कैसा, पैरेलल। तो हम कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे उसमें, पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि कैसे सर्किट पहचानेंगे। अब हम अगली बार देखेंगे, अब इसको देखेंगे एक तरफ जा रहे हैं और जाने का रास्ता एक ही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सीरीज। और अब अगर ऐसा कुछ बना दूं मैं और यहां से एक ऐसे लगा दूं, तो आप कह सकते हैं सर ये वाला और ये दोनों, क्योंकि इन दोनों में तो एक ही रास्ता है, दोनों सीरीज में है, लेकिन ये देखेंगे तो सर ये
पैरेलल में। कैसे? फिर से वही तरीका, टेक्निक सिंपल है। हम यहाँ पर इमेजिनरी एक ऐसे बैटरी लगा लिया करिए हमेशा जब भी आप समझिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ब्रांच, एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ब्रांच क्या होता है, ठीक है। अब ब्रांच के बारे में भी सीख लेते हैं। तो ब्रांच की बात अगर करेंगे अपन, तो यहां से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने आई मान लिया, आई कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर पहुंचेंगे, फिर से जाने का रास्ता कितना है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। इसका मतलब क्लियर है सर, ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली जो ब्रांच है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। अब लेकिन ब्रांच के अंदर भी होता है सीरीज और पैरेलल। तो अब मैंने कहा इस ब्रांच के अंदर अगर मान लेते हैं I1 करंट गया और यहाँ पर I2, तो I1 इस वाले और इस वाले में सेम रहा, इसका मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये क्या है? सीरीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रांच के अंदर का भी कंसेप्ट हम लोग को आना चाहिए, ठीक। चलो देखो, तो अब यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट के बारे में बात करें, तो हम लोग को अब पता है कि सीरीज और पैरेलल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कभी भी सीरीज में अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना कि कोई भी यहाँ पर आइडेंटिकल हमने नहीं बोला है कि C1 C2 C3। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। तो क्लियरली कि हम कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1 है, इसकी C2 है और C3। बाद में चेक करेंगे, अगर दोनों सब में सेम होगा तो अपन कह सकते हैं कि हाँ इन सबका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक। अभी हमने आपको रैंडमली उठा करके दे दिए 3 कैपेसिटेंस। हमने कहा कि इसको सर्किट में ऐसे जोड़ो कि ये सब सीरीज में हो और आपको नेट इक्विवेलेंट, वर्ड सुनो ध्यान से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस सर्किट को छोटा करना है, देखो ध्यान से समझिए, एक होता है इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है? इक्विवेलेंट सर्किट। इसका काम क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स या बड़ी सर्किट को छोटे में हम पहले कैसे बनाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करके हम एक वैल्यू निकालते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? टोटल, है ना। नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? तो हमारी नई सर्किट कैसे दिखेगी? एक ही कैपेसिटेंस उसमें होगा और आपका जो सोर्स है जो कि बैटरी है वो एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे लिख देंगे C इक्विवेलेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसको रिप्लेस कर रहा है? C1 C2 C3 को रिप्लेस कर रहा है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमने C इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो सिखाया था वही बात करूं। ये बताओ, यहां से करंट अगर फ्लो कराएंगे, अगर मैंने कहा बेटे यहां से करंट फ्लो कराओ, ठीक, करा सकते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे सर यहाँ V है तो हम मान सकते हैं एक ही करंट निकलेगा I। क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल सोचेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ से I करंट चला तो यहाँ पे पहुंचा, सर वही सेम करंट इसके अंदर से गुजरेगा, फिर इसके अंदर से और फिर इसके अंदर से, और वापस से यहाँ से निकल करके और वापस से बैटरी के पास चला आएगा। सही है कि नहीं? ऐसे तो करंट फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वापस। क्लियर? तो मतलब करंट का अगर हम फुल फॉर्म देखें या फॉर्मूले की बात करें तो करंट का 10th में क्या पढ़ा था फॉर्मूला? Q अपॉन, यही तो फॉर्मूला था ना। क्यों क्या था? वो चार्ज की बात हो रही है जो कि फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से। क्लियर है कि नहीं है? तो जो चार्ज है, अगर हमने बोला ये अगर एक बैटरी जिसका पोटेंशियल भी है तो चार्ज तो फिक्स होगा ना, तो हम मान सकते हैं Q चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हमने कहा जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर? Q चार्ज फ्लो कर रहा है। एक फॉर्मूला कोई बताओ कैपेसिटेंस का जिसमें चार्ज भी हो और वोल्टेज भी हो। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। जिसको नहीं आता है, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं थे, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस बराबर टोटल चार्ज अपॉन, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि यहां पर चार्ज सेम हो सकता है लेकिन क्या वोल्टेज भी सेम होगा? फिर से 10th क्लास में जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। 10th क्लास में जाके देखेंगे तो वहां पर सिखाया गया था कि जब जाने का रास्ता एक ही हो, यानी कि सीरीज में हो, तो करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज कभी भी सेम नहीं रहता। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा और R2 के क्रॉस होगा कि नहीं होगा? और वहां ओम्स लॉ पढ़ा करते थे V इक्वल टू I इंटू R, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ अभी नहीं पढ़ाया गया है। तो हम अभी सीखेंगे। तो मैं इतना तो जानता हूं कि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं हो सकता, वोल्टेज सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है तो फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब से हम मान सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज V1 रहा होगा, यहाँ V2 और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन चार्ज सेम होगा, ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक। इसका मतलब है अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू, अगर कैपेसिटेंस कितना है C, क्योंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V बेटे, तो Q इज इक्वल टू C टू V होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे यही तो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो C भी आएगा कि नहीं आएगा?
ठीक, तो क्या C1 दिया है कि नहीं दिया, कैपेसिटेंस कितना है C1 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वेरी गुड, ठीक है। क्या फिर से मैं लिखूं Q, तो वही सेम Q इसके अंदर भी होगा अगेन, लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना है C2 और वोल्टेज कितना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, उसके बाद जगह हो जाएगी और फिर अपन कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो इसको ठीक है, चलिए तो दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। अब आगे का इक्वेशन देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा फिर से वही Q, क्योंकि वही Q यहां से निकल के यहां पहुंचता है, ठीक है। वैसे जाएगा नहीं वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी अपन ऐसा पढ़ सकते हैं कि वैसे, क्योंकि बाद में भी आप सीखोगे कि दो चार्ज जो प्लेट होती है उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, तो अभी आगे आप बहुत चीज सीखोगे, लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि यही सेम चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस होगा, तो C3 के पास भी चार्ज कितना पहुंचेगा Q, और Q बराबर क्या हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला C इंटू V। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, तीनों इक्वेशन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या इन तीनों को बराबर कर सकते हैं। अरे भाई C1 V1 भी Q के बराबर है और C2 V2 भी Q के बराबर है, तो ये दोनों बराबर इक्वल टू कर सकते हैं, कर सकते, तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड, तो कह सकते हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम टोटल निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर हम टोटल कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो मैं यहां पर एक और चीज लिख सकता हूं, C इक्विवेलेंट इनटू V। अब बताओ गलत कर दिया मैंने, अब आप सोचो कैसे गलत नहीं किया थे, ये बताइए। अगर मैंने कहा तीनों का रिजल्टेंट कुछ C इक्विवेलेंट है ना, और जो सप्लायर है वो कौन है, तो जब इन तीनों को हटा के एक लगाओगे तो यही वोल्टेज जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या C इक्विवेलेंट इनटू V नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो उतना ही होगा ना, तो ये सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अब हम यहां से एक काम करते हैं, अगर ये भी नहीं बच रहा है तो लीव इट, इसको हटा देते, बाद में फिर से ले आए। इतना बच गया, यहां तक नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करो, फिर से करते हैं आगे, आज के दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, ठीक। अच्छा याद करते हैं 10th क्लास को फिर से, उसमें अपन एक बात पढ़ते थे कि अगर कभी भी अगर हम बात करें सीरीज में होता था, जैसे ये R1 लग गया और यहां पर ये लग गया R, ठीक है। सिंपल सिंपल सोचेंगे और यहीं से आंसर निकाल के लिखे जाएंगे, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वोल्टेज भी यहाँ पर V1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। करंट अपना फ्लो कर रहा है कौन सा, अपने को पता है करंट एक ही फ्लो करता है सीरीज में, I मान, ठीक है ना। तो अब मेरी एक चीज बताओ जरा, जो टोटल वोल्टेज सप्लाइड होगा वही तो टोटल कब का कंज्यूम होगा। अरे जो मैं आपको दूंगा वही तो आप कंज्यूम करोगे, राइट। जो मैं सप्लाई करूंगा वही यहाँ पर क्या कहते हैं कंज्यूम वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है वही तो आपका कंज्यूम वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूंगा जो वोल्टेज ड्रॉप आया R1 के अक्रॉस प्लस वोल्टेज ड्रॉप आया R2 के अक्रॉस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा जितना वोल्टेज मैंने सप्लाई किया, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो गया, कुछ वोल्टेज यहाँ, तो जो टोटल खर्च होगा वही टोटल सप्लाई होगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके फिर से यहाँ आते हैं वापस से। इसका मतलब अगर V वोल्टेज सप्लाई हुआ तो इसका मतलब है वो V1 प्लस V2 प्लस देखिए सबके बराबर होगा या नहीं होगा। क्लियर है। क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप कहोगे नहीं, अरे तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन। यहां तक कोई दिक्कत। ये जो टोटल वोल्टेज है इसने कितना सप्लाई किया होगा आपका, बताओ। टोटल चार्ज इसने सप्लाई किया Q, वही तो यहाँ पे Q चल रहा है, और जो हमने नया कैपेसिटेंस माना वो कौन सा है, C इक्विवेलेंट। तो क्या मैं चाहूं तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, माफ करना यहाँ पे नहीं करूंगा, आगे कर देता हूं, यहाँ पे जगह बना लेते। क्या मैं इसको Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ क्या, कॉमा लगा के, ठीक है लिख सकता हूँ क्या। तो इसका मतलब है सर ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट हो गया आपका टोटल वोल्टेज, और ये Q अपॉन C1 जो आपका C1 के क्रॉस वोल्टेज है, Q अपॉन C2 आपका C2 के क्रॉस वोल्टेज है, और Q अपॉन C3 के क्रॉस वोल्टेज है ना। अच्छा तो अगर मैं चाहूं तो Q को कॉमन ले सकता हूं, तो सर इधर भी Q है इधर भी Q है, LHS RHS में मैं कॉमन लेकर के काट सकता हूं कि नहीं काट सकता हूं, आता है ये नहीं आता है, करके दिखाएं।
ठीक है, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यहां पर देखो मैंने Q कॉमन ले लिया, बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन तो क्या मैं अब इस Q को काट सकता हूं, है ना? तो यहां से फॉर्मूला बन के क्या तैयार हुआ, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस, ये तुम्हारा फॉर्मूला। समझ में आया? तो सीरीज में कैपेसिटेंस हम ऐसे निकाल, ठीक है, याद रखो, इसको नोट कर लो। आगे बढ़े, चलिए देखिए, अब यहां सीखिए कि अभी तक तो सीरीज वाली बातें हो रही थी, ठीक है, समझ में आ गया सीरीज कैसे करेंगे। पैरेलल की बात कर लेते हैं, क्या हम लोग पहचानना सीख चुके हैं, इसको देखते समझ में आ गया कि यार ये तो कई रास्ते हैं जाने के, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल का एक और कंसेप्ट तुरंत याद आता है कि जब 10th में पढ़ा था तो वहां पर सिखाया गया था कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट सेम नहीं होता। याद करवा देते हैं वापस से, ये आपकी बैटरी हो गई, इसका वोल्टेज V है, ठीक है। तो यहां पर अगर करंट बढ़ रहा है, क्या हो गया, यहां पर करंट अलग अलग है, तो यहां हो गया I1, यहां हो गया I2, यहां क्या हो गया। तो जब करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कंजर्वेशन के हिसाब से भी। और सही बात तो ये होती है, अगर आपको असली नॉलेज चाहिए तो मैं सिखाता हूं। ये देखो ध्यान से, पिछली सर्किट में और इस वाली सर्किट में बेसिक अंतर क्या है, देखिए बेटा, ये मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है वो R1 के एक छोर पर कनेक्टेड है, दूसरा जो छोर है वो क्या कभी डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि नहीं है। इसका जो पहला छोर है वो तो सीधे R1 के दूसरे छोर से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा छोर डायरेक्टली कहां है, लेकिन यहां देखो, इसका पहला और दूसरा डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो उसको पूरा वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको देखो R3 वाले को देखो, इसका पहला एंड दूसरा एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, तो इसको वोल्टेज मिल रहा है पूरा कि नहीं मिल रहा है। R1 का पहला और दूसरा एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। जब डायरेक्टली तुम सोर्स से कनेक्टेड हो तुम्हें सारा का सारा उसका पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात ये है कि डायरेक्टली इसको एक्सेस तो मिल गया, लेकिन बेचारे के पास जो चार्ज है वो तो फिक्स है ना, सीमित चार्ज है इसके पास। अब वही बात हो गई, मेरे पास 10 रोटी है लेकिन खाने वाले हमारे पास ज्यादा हो गए, तो हम सबको उसमें से आधा आधा करके देंगे कि नहीं देंगे, इस तरीके से देंगे कि सबका पेट थोड़ा थोड़ा भर जाए। लेकिन सब कोई मेरे पास डायरेक्टली आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड रहेंगे तो सब डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन सीरीज में वो डिपेंडेंट है, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है, R1 से होकर के निकलेगा तभी R2 पर पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कोई ऑप्शन इसके पास नहीं, इसलिए वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है नहीं, लेकिन करंट बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस और बेसिक कंसेप्ट की एक्चुअल में क्यों वोल्टेज हर जगह सेम होता है, क्योंकि अगर आप यहां से बैटरी लगाइएगा, अगर यहां से आप बैटरी लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक कैपेसिटेंस को पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है, तो सबके पास वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट किसी के पास, यानी चार्ज, करंट ना बोलकर क्या बोलेंगे, चार्ज विल नॉट बी सेम एट ईच कैपेसिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो जितना चार्ज इसके पास होगा उतना चार्ज इसके पास नहीं होगा, अलग होगा, इसके पास भी अलग होगा। सेम कब होगा, जब तीनों सेम ही कैपेसिटर। समझ में आया, ये भी C1 होता है, ये भी C1 होता है, ये भी C1 होता है, तीनों का चार्ज सेम, ठीक, समझ में आ रहा है। तो बेसिक चीजें समझ लीजिए, एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, C इक्वल टू Q अपॉन, ठीक है। तो अब जरा फॉर्मूला बना लेते हैं, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन, वोल्टेज सेम है, इस बार वोल्टेज सेम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन, और C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो इसका मतलब देखा जाए तो बदल क्या रहा है, चार्ज बदल रहा है। तो टोटल चार्ज सप्लाइड है, जो टोटल चार्ज सप्लाइड है वो कितना होगा भैया, वो कितना होगा, Q, है ना। तो Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, Q1 प्लस, होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उठा के पुट कर, ठीक है।
ये सब फॉर्मूले अपने से खुद ही बनाए जाते हैं, एक बार आप सीख जाएंगे तो दोबारा कभी याद नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा करके भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज कभी नहीं होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने अगर मान लिया टोटल कैपेसिटेंस कितना सीरीज का, CS, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा Q का, Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो CS हमने टोटल सीरीज का कैपेसिटेंस, पैरेलल है ना ये, तो ये ठीक है, टोटल पैरेलल का कैपेसिटेंस हमने C पैरेलल मान लिया, ठीक बेटा। और उसका वोल्टेज कितना, वोल्टेज तो पता ही अपने को V, ठीक। ये हो गया Q, और यहाँ क्या जाएगा बताइए, बताइए देख के बताइए, C1 V प्लस C2 V प्लस C3, गलत है क्या, ठीक है। V कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले लीजिए, तो C पैरेलल ऐसे बनाते हैं हम लोग, पैरेलल पहले ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना दोगे पैरेलल, ठीक। इनटू V इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस V कट जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला बन गया C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C3, ये आपका एक फॉर्मूला बन के, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हमने सीरीज भी सीख लिया और पैरेलल भी सीख, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। यहां तक कोई डाउट, चलिए भैया आगे बढ़े। कैपेसिटर क्या होती है, कैसे बनी होती है, दो आइडेंटिकल प्लेट होती है ना, उनके बीच में कुछ दूरी होती है, ठीक। अब उस गैप के बीच में एयर होती है, तब तक तो आसान होता है, लेकिन अगर हमने कुछ उसके अंदर फिलिंग कर दी, फिलिंग पता है क्या कर सकते हैं हम, ये इसके अंदर ये रखते है ना, कोई आपका कोई भी इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जानते हो, दफ्ती लकड़ी कुछ भी है ना, कोई भी ऐसी चीज जो कि कंडक्टिविटी जिसकी अच्छी ना हो, समझ में आया। इंसुलेटर मतलब क्या हो, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग मटेरियल यूज करे, लेकिन हमने क्या करा कि जो दो प्लेट होती है, पहले जिसको नहीं पता वो सीख लीजिए कि एक्चुअल में दो ऐसे प्लेट होती है, जैसे आपके नोटबुक का पेपर होता है, दो पेपर ले लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लेट हो जाएंगी। मेरे दोनों हाथ ये प्लेट हो गए, ठीक। इनको ऐसे रख दिया, इनके बीच की कुछ दूरी हो गई, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा कैपेसिटर, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज हो, इस पे माइनस क्यू चार्ज हो, तो ये कैपेसिटर का काम करेगा। जो अंदर वाले हिस्से हैं उन पे ही चार्ज रहेगा, बाहर वाले हिस्सों पर चार्ज नहीं होता, क्योंकि उनको अर्थ किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे कोई भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया। अब ये वाला चार्ज आपको पीछे की तरफ दिखेगा नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच की दूरी d है, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील करोगे वो बराबर उसकी वैल्यू होगी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक। अच्छा, अब इसी बीच जो गैप है, इसके बीच में हमेशा एयर होती है जनरली, लेकिन अगर हमने कुछ फिलिंग कर दी, मतलब मैंने कहा ना कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया, तो उससे क्या होता है कि इस डायरेक्ट्रिक के कारण इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, घट जाता है, बताओ। डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है, घट जाता है ना, है ना। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कहाँ हमने प्रूफ किया था, प्रूफ किया है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है बट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। हाँ ये लिखो, अरे ये क्या लिखा हुआ है, नया कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन आर टाइम्स, इन लोग तो क्या है भाई, 10 दिन ज्यादा छुट्टी हो गई क्या, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ के आई, कल तुम 3 घंटे पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ा, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ये नहीं याद है तुम लोग को, ढंग से पढ़ के आइए, नोट्स आपके सामने लिखा होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं सीरीज और पैरेलल में भी होगा।
तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने बोला कि अगर इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, एरिया ए मान लिया, कितना एरिया है बेटा, ए, मेरे हाथ पे कुछ फिक्स एरिया होगा ना, इसका एरिया अगर ए मान लिया, तो हमने कहा कि इस एरिया ए का कुछ हिस्सा जिसको A1 बोल दिया, मैंने कहा कि इसका आधा पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, A1, और बचा हुआ पोर्शन क्या कहलाता है, A2। मैंने कहा A1 तक दोनों प्लेट क्योंकि बराबर है, एक ही जैसी है, तो इसका A1 और इसका A1, मतलब यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, हमने कोई डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, εr1, और यहाँ पर दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है, εr2। आपको दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया मैंने, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, अभी हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि हमने कोई कह रहे हैं कि इंसुलेटर हमने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, εr1। चलिए, तो अब इसके कारण जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आया सवाल क्या कह रहा हूं मैं, कि कैपेसिटेंस में जो बदलाव है, अभी सिखाया कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना इंक्रीज करेगा इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ε0a/d। ये फॉर्मूला होता है अगर हमारे दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, एयर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ε0 a/d। ये जानते हो क्या तुम थोड़ा बहुत, कुछ पढ़ा है ε0, स्कूल में पढ़ाया होगा यार, कुछ तो पढ़ाया होगा, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तब तो ये भी जानते हो, नहीं जानते, चलो बता, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग ऊपर जा रहा है, समझा दे। परमिटिविटी का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एमिट करता है बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ट्रैवल करती है तो जिस मीडियम से होकर गुजर रही है, तो उस मीडियम उसको परमिशन देगा तभी तो वो जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो जब फ्री स्पेस होता है तो वहां जो परमिशन देता है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपका क्या हो गया, ε0। और एक्चुअल में ये होता ही नहीं है, एक्चुअली ε होता है, जिसको कहते हैं परमिटिविटी। लेकिन जब एयर की बात होती है तो उसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1। तो हमारे जितने फॉर्मूले हमने आज तक पढ़े सब में क्या होता है, ε0 लिखा रहता है, क्योंकि ε की वैल्यू क्या हो जाएगी, ε0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं k q1 q2 अपॉन r², जब हम फोर्स निकालने जाते हैं तो k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4, यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। अगर वहां ε लिखा होता, अब बताया गया होता कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो हमें पता होता कि असली परमिटिविटी क्या होती है, ε होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू ε0 के बराबर होती है। तो हम कहते हैं ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं फ्री स्पेस के अंदर, ठीक। लेकिन जैसे ही मीडियम बदलता है तो ये जो परमिशन है ये क्या होती है, अब इसकी वैल्यू बदल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप यहां से वहां चले जाओ, लेकिन अब इसमें आप पानी भर दें पूरा, तो आप जा पाओगे आसानी से। जो डिफिकल्टी फेस होती है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो वैल्यू आ रही है वो ये बता रहा है कि इसके आने के कारण, देखो अब देखो ध्यान से, ये डिवीजन में है, अगर आप देखो के क्या हो जाएगा, के को हटा दो और यहाँ फॉर्मूला लिखो, तुम सीखो कि फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। अभी आप देख लो 4πε0 था पहले, ठीक है। अब एक और भाई साहब आ गए, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, यानी कि फोर्स और वीक हो जाएगा। मतलब अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं, उनके बीच का जो फोर्स होगा, उन्हीं दो चार्जेस को अगर हम वाटर के अंदर लेके चले जाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो घट जाएगा, क्योंकि अब परमिटिविटी और बढ़ गई, मतलब अब उसका डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ गया। समझ में आया। और आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को ये हमेशा इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब ये इंक्रीज करेगा तो पूरा फोर्स डिक्रीज कर जाए, ठीक। अब यही कंसेप्ट उठा लो। अब ये क्या है भैया, ये है आपका एयर वाला फॉर्मूला। तो अगर मीडियम में आ जाएगा तो परमिटिविटी एक्चुअली ε0 मत देखा करो, आप देखोगे ε। आपको याद ये होना चाहिए, क्योंकि फिर कहोगे सर वो एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आया नहीं भैया, वो पहले से था, वो यहाँ पर 1 था, तो आपको लग रहा था कि वो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1 से कुछ और वैल्यू ऑक्युपाई कर लेगा तो वो तुम्हें दिखने लगेगा, दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा। तो यहाँ पर अब ये आ गया आपका, अब बताओ, अब ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, अब ये न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो पूरी वैल्यू। तो इसका मतलब क्लियर है कि जब भी डायलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस को बढ़ा दे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका फॉर्मूला, आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब आप बता नहीं पाओगे सर इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैपेसिटेंस अलग होगा और यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि एरिया A1 है, यहाँ A2 है। अब यहाँ A1 कर दीजिए और वहां पर A2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे।
तो C1 C2 मैं इसको लिखूंगा, इसको C1 लिख देता हूं, इसको C। समझ में आया कि नहीं आया? सेपरेशन दोनों में सेम है, इसकी चौड़ाई भी d है और इसकी चौड़ाई भी d है। देखो इनके बीच की दूरी को ही तो कहते हैं ये, ठीक है, सेपरेशन, वो d है। तो ये आपका C1 और C2 मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है? तो अब मैं पूरे इसको हटा करके मैं एक सर्किट बनाऊंगा, एक जगह C1 लिख दूंगा और यहां पर C। अब देखो C को मैंने कैसे बना दिया, मैं कहूंगा बेटा ये जो दोनों लाइनें हैं ये बहुत प्यारी लाइन है, ये इसका मतलब है सर यहां से मैं आसानी से एक बैटरी कनेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो यहां से ये इसको पॉजिटिव मिल गया, इसको नेगेटिव। क्या दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सेस है या नहीं है ना? क्लियर है ना? अभी सीखा था कंसेप्ट हम लोग ने कि अगर हम दोनों सबको एक्सेस मिलेगा तो पैरेलल में है, और अगर नहीं मिलेगा तो सीरीज में। ठीक है, सबको मिल रहा है एक्सेस, पैरेलल में है, फॉर्मूला पीछे निकाल के लेके आए हैं। इसका मतलब है नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा भैया, उसकी वैल्यू कितनी होगी? नया जो कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे नहीं सर, अरे पीछे फॉर्मूला बना के तो आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा? तो यहां से लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन B प्लस, ठीक है, जो चीजें कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो और बाकी एज इट इज छोड़ दो। तो यहां से जो चीजें कॉमन ले सकते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो क्या कॉमन ले सकते हो? एप्सिलॉन नॉट D कॉमन ले सकते हो, तो बचे क्या? एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार। आपने ये कैपेसिटेंस सीखे कुछ की नहीं सीखे? इस तरीके से आप अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी कैपेसिटेंस निकाल सकते। ठीक है, चलिए देखिए, अगर अब मैंने सेम कैपेसिटेंस के अंदर जो मैंने फिलिंग करी है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? ये डी सेपरेशन है, ये कैपेसिटेंस आपका है। अब मैंने जो फिलिंग करी वो पहले कुछ हिस्से में मैंने एप्सिलॉन R1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने इंसुलेटर यूज किया या डाइलेक्ट्रिक यूज किया, ठीक। और रिमेनिंग वाले में अब मैंने इसको कुछ भी मतलब D1 बोल देते हैं इसको, क्योंकि मैं इसको नहीं चाहता कि दोनों इक्वल, इसलिए मैंने D1 D2 लिखा। और यहाँ डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन R। तो अब आपको फिर से सेम चीज करनी है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा तरीका जो सिखाया था। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक सिखाया था ना मैंने। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखेंगे क्या पॉजिटिव दोनों को मिल रहा है। आंसर इज नो, इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सीरीज में है, तुरंत हम लोग को आंसर मिल गया। तो पूरी सर्किट को हम रीड्रॉ कैसे करेंगे? हम ऐसे कर देंगे, यहाँ C1 हो गया और ये हो गया, ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं हम, ये आपकी सर्किट बनके तैयार। जब सर्किट बन जाएगी तो आपको आसानी से आंसर दिखने लगेगा। चार्ज यहां पर जितना होगा चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है ना, बट वोल्टेज सेम नहीं होता। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। लेकिन एरिया बताइए, इसकी एरिया और इसकी एरिया सेम है या नहीं है? एरिया याद है कैसे कहा था? मैंने कहा था प्लेट देखो, ऐसे एरिया देखो, तो जितना है देखो डायरेक्टली यहां से लेकर के यहाँ तक पूरी एरिया कवर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एरिया इस बार सेम रहेगी, लेकिन सेपरेशन इस बार अलग अलग। समझ में आया कि नहीं आया? ये लड़की बोल रही, ये देखो फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू A अपॉन T। एरिया देखो यहाँ पर देखो, एरिया इसको पूरा कवर कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था ना, इसलिए इसका एरिया A1 था और इसका, लेकिन सेपरेशन देखो, चौड़ाई इसकी देखो पूरी है कि नहीं, सेपरेशन पूरी कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन इस बार देखो जरा, इसकी ये कम हो गई है ना, सेपरेशन कम हो गई, लेकिन एरिया देखो पूरी प्लेट की एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फॉर्मूले में एरिया A हो गया, और यहाँ पे क्या जाएगा? R2, और एरिया सेम रहेगी लेकिन सेपरेशन, ठीक है। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या था? सीरीज के लिए पढ़ाया था मैंने, 1 अपॉन C1 प्लस, बस नहीं तो करना है, तो 1 अपॉन सीरीज के लिए आ जाएगा, वहां वैल्यू पुट करो उठा के, क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन C1 वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन, ठीक है। अब इसको ऊपर चला जाएगा, आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है? न्यूमरेटर, ठीक है। D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A
ठीक है, ठीक है, जो चीजें कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से इनवर्स करेंगे क्योंकि हमें न्यूमरेटर में चीज चाहिए होती है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसको सीधा करेंगे तो ये पूरा पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा। सबसे पहले लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम लेना। तो पहले अपन इसका एलसीएम तो ले लें। तो यहां से कॉमन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और ए कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, d1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस d2 अपॉन एप्सिलॉन r। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे करते हैं, बस मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, और जो चीजें देखो, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। सिंपल है। तो यहां से आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d1 एप्सिलॉन r2 प्लस d2 एप्सिलॉन r अपॉन क्या जाएगा एप्सिलॉन r1। ठीक है, अब इसको आप आराम से इनवर्स कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कर डालो फटाफट। तो सी सीरीज का फॉर्मूला क्या बन के आया, तो सी सीरीज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a इनटू एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 अपॉन क्या जाएगा वो एडिशन वाला, तो d1 एप्सिलॉन r1 r2 प्लस d2 एप्सिलॉन r। लो भाई मिलाओ, मैच करो, पहले फॉर्मूला सही आ रहा सबका कि नहीं, मैच करो। ये जब उल्टा होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये न्यूमरेटर में चला गया और ये वाला डिनोमिनेटर में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला आपका मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, मैच करा लो फिर लिखो। अब लिखो, अब अगर मैं कह दूं d1 इज इक्वल टू d2 तो d बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2 कब होगा, जब इनके बीच की सेपरेशन अगर d है तो इसका आधा d बाई 2 इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, तभी d1 d2 बराबर होगा। अगर मेरे पास मान लो कि 1 मीटर की जगह है, ठीक, मैंने कहा आधा तुमको देंगे आधा इनको देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 तुमको मिला 1/2 इनको मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे अगर d दूरी मेरे पास है तो d बाई 2 इसको मिलेगा, d बाई 2 इसको मिलेगा, तभी d1 d2 बराबर हो सकते हैं ना। तो वो भी केस आपको भी करके दिखाना है। तो क्या करोगे, बस यहाँ जो d1 d2 है इसको क्या पुट कर दोगे, d बाई 2। समझ में आया, इसको करके अपना फॉर्मूला बना लेना। ठीक, तो आगे कर देंगे 1 मिनट के लिए, यहाँ ऐसे नोट करके लिख लो, इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d बाई 2, ये आपको करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कंप्लीट करने हैं। चलिए देखिए, ये जो बात मैं कह रहा था ये बहुत आसान है वैसे, अभी आप कर लोगे। ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसी को यूज करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर d1 d2 बराबर हो जाएंगे तो d को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अरे ये भी इक्वल हो जाएंगे तो दोनों में सेम वैल्यू होगी तो बाहर निकाल सकते हैं ना। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d बाई 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r। अब ये 2 कहां जाएगा बच्चे, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन r1 ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन के। ठीक है, अब इसी प्रकार से उसमें a1 a2 को भी इक्वल करके देख लो। अगर a1 a2 बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, a1 a2 बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, a बाई 2 पहले वाले को मिलेगा, a बाई 2 दूसरे वाले। तो वैल्यू पुट करके देखो पैरेलल में क्या चेंज होगा फॉर्मूले में। पीछे कर दूंगा 1 सेकंड के लिए। इस वाले फॉर्मूले में अगर a1 a2 बराबर हो जाए तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, करके चेक करिए। a1 हो जाएगा a बाई 2 और a2 हो जाएगा a बाई 2। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d कॉमन ले सकते हैं पूरा, यही तो होगा ना। अरे 2 इसके पास ही मल्टीप्लाई होगा, इसके पास ही मल्टीप्लाई होगा, और a1 a2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r1 प्लस, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो वो भी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उसको। रुको एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ कंप्लीट करोगे। If a1 is equal to a2 is equal to a by 2, तो c पैरेलल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 a by 2d प्लस
ठीक है, कॉमन ले लो, ये आपका एक और फॉर्मूला। ओके ठीक, अब रुक जाओ, पूरा पीछे कर लेना, आराम आराम से लिख लो तब हम आगे बढ़ेंगे। यहां लिख रहे थे ना तुम लोग, लिख लो पहले, उसके बाद पीछे जाएंगे फिर लिख। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? यहां तक कोई दिक्कत? पीछे कर दें, ये भी नोट कर लो, नोट कर लो फिर कंप्लीट करें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग के पास बस एक ही टॉपिक बचा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस एक टॉपिक और, एक लेक्चर और होगा, कंसेप्ट वाला लेक्चर एक होगा, फिर Q&A करेंगे। ठीक है, चलो हो गया भैया सबका। देखो कॉमन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं जरा। कॉमन पोटेंशियल की जो टॉपिक है, अगर उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट जान लो। कॉमन पोटेंशियल आता है, जैसे वर्ड बोलना कॉमन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो किसी एक का ही होता है, कॉमन वर्ड का क्या है? इसका मतलब दो अलग अलग आपके चार्ज बॉडी हो जिनका सेम पोटेंशियल हो, तभी तो कॉमन पोटेंशियल होगा। और अगर हम लोग को चार्जिंग का कंसेप्ट पता है तो हमने ये सिखाया था, कोई भी एक बॉडी के पास मान लो 2 कूलम का चार्ज है, कोई दूसरी बॉडी है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज कितना है? 0। अगर इनको हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे बाई फिजिकल कांटेक्ट, इनका हम क्रिएट करते हैं बाई यूजिंग अ कंडक्टर। कंडक्टर से ही चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है, लकड़ी लगा देंगे तो थोड़ा ना कुछ होगा, लेकिन हमें कंडक्टर चाहिए, वायर, जैसे वायर ने जोड़ दिया दोनों को। ठीक, तो अब क्या होगा? आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, जितना कम चार्ज उतना कम पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर अभी तो देखा जाए तो करंट या चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन कब तक? जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर 2 कूलम है तो ये कब तक यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर करेगा? जब तक इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यानी कि जैसे इसका 1 कूलम यहाँ पर चार्ज होगा और इस बेचारे का अब 1 कूलम फट गया, तो क्या अब इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा? देखो इसका पोटेंशियल तो घटेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल बेचारे का अब बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, सिंपल कंसेप्ट है, और चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। अब इस सिचुएशन में जब दोनों के पास इक्वल चार्ज है तो पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? तो इनका एक कंबाइंड पोटेंशियल क्या कहलाएगा? कॉमन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सेम ये फिगर बनेगा। बिफोर कनेक्शन इसके पास कुछ कैपेसिटेंस C1 था, इसका चार्ज Q1 था, इसके पास कैपेसिटी C1 C2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं। अभी कितना है? Q1 और इसके पास Q2 चार्ज है और C1 C2 कैपेसिटेंस है। ठीक, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? जिसका भी कैपेसिटेंस या जिसका भी चार्ज ज्यादा होगा उस तरफ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, और किस तरफ जाएगा? जिसका चार्ज कम होगा, यानी पोटेंशियल कम होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों पे बराबर नहीं हो जाते, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब ध्यान से, C इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि Q बराबर दोनों का होगा? ये मैं कह सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये रेशियो कॉमन होना चाहिए। देखो ना, अगर यहाँ पे मैं लिख दिया 1/2, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले वाले स्फीयर का जो चार्ज है वो 1 कूलम है और पोटेंशियल कितना है उसका? कैपेसिटेंस कितना है? 2 फैराड है। ठीक है, अब मैंने दूसरे वाले के पास गया, मैंने कहा इसका चार्ज कितना है? 2, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 4 फैराड। इसका यूनिट होता है फैराड, इसका होता है कूलम। ठीक है, अब देखो यार, इसका जो रेशियो है ये तो अभी भी 1/2 है कि नहीं है? इसका मतलब है कि पोटेंशियल सेम है बट चार्ज इज नॉट सेम एज कैपेसिटेंस इज नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात ये है कि हम जल्दी जल्दीबाजी में ये बोल देते हैं कि दोनों पर चार्ज जब सेम होगा तभी दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब तक कैपेसिटेंस वाली चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब तक। जैसे ही कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद ये बात
गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझने के लिए तो अच्छी है कि पोटेंशियल कॉमन कब होगा, जब तक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तब तक हमने ये चार्ज समझने की कोशिश करी कि ये जो इसका रोल है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वो पोटेंशियल कब तक काम करेगा, जब तक इनका चेंज आपका इक्वल नहीं है, इसका पोटेंशियल सेम है। अगर मैंने यहां लिया तो मैंने ये आपको अज्यूम करके चल रहा हूं कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों कैपेसिटेंस सेम है। लेकिन जब मैं स्फीयर पे आ जाता हूं तो अब इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी मैं सरफेस लेके चल रहा हूं, कोई सरफेस लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर C1 C2 जैसे आ जाएगा वैसे ही मुझे ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, और उसके हिसाब से कभी भी ये रेशियो की जब बात होती है तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू की मतलब नहीं है। मतलब इनको जब भाग दे तो जो उत्तर आए वो बराबर है। इसका मतलब है कि फर्दर मैं लिख सकता हूं 4/8, ये भी तो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। इसका मतलब है चेंज तो हो सकता है चार्ज और कैपेसिटेंस, लेकिन उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट जब आएगा तब कहेंगे कॉमन पोटेंशियल अराइज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहां लिखा हुआ है C1 C2 रहेगा, Q1 डैश और Q2 डैश, जो कि अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इस कॉमन पोटेंशियल को निकालते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो फिगर ये बना लो, नोट कर लो भैया, जल्दी कर लो फिर छोड़ देंगे। बस 1 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से हम रोक देंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सबको ये बात पता है कि नहीं पता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है? ये बात पता है? नहीं पता? अच्छा सुनो मेरे, ये बताओ, इस फिगर को देख के अभी सीखने की कोशिश करेंगे, यही जो उपस्थित आपके पास नॉलेज है उसकी बात करते हैं। इसके पास चार्ज कितना है, जल्दी बोलो। Q1 है ना, और इसके पास चार्ज कितना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हम बाहर से कोई चार्ज इंसर्ट कर रहे हैं क्या? तो जो भी इधर से उधर गया उधर से इधर आया, लेकिन टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या भाई गलत कह रहे? मेरी बात समझो, इस क्लास में जितने बच्चे इस समय प्रेजेंट है, ये हो गया आपका ये स्फीयर नंबर 1, ये 2, और ये हो गया स्फीयर नंबर 1। अब मैं यहां से कुछ लोगों को उठा के इधर बैठा तो क्लास में क्या संख्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी क्या? तो क्या चार्ज, टोटल चार्ज बढ़ गया क्या? तो मैं कह सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 ही बराबर होगा Q1 डैश प्लस, कोई गलत है क्या? हाँ, क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V या V1। पहले पोटेंशियल कितना था, V1, V2, बाद में कितना हो जाएगा, C1 तो नहीं रहेगा लेकिन पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो C1 प्लस C2 अगर बाहर निकाल लोगे इंटू V इज इक्वल टू क्या जाएगा, C1 V1 प्लस C2। क्या भाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आसान है, ठीक है, नोट कर लो। अब किसी ने तुमसे कह दिया कि नहीं अब मुझे बताओ कि Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, तो वो भी अपन सीखेंगे। चलो ये नोट करो फटाफट, इतना करा के छोड़ देंगे एनर्जी तक, ठीक है। कि अगर हमें निकालना है Q1 डैश तो क्या हमारे फॉर्मूला है कि नहीं है? ये फॉर्मूला है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या C1 इंटू V वैल्यू निकालेंगे और पुट कर सकते हैं, C1 V1 प्लस C1 प्लस, क्या भाई कर लोगे या नहीं कर पाओगे? ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। Q2 डैश तुम लिख के बताओ क्या हो जाएगा, C2 V, ठीक है। पुट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। और अगर हमें V को दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस, ये भी तो लिख सकते हैं। सॉल्व करके अंत में आएगा जो फॉर्मूला वही लिख लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क ही कर भी सकते हैं, घर पे जाकर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, C2 अपॉन
टोटल चार्ज Q अपॉन C1 प्लस, तो इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू इंटू Q अपॉन C1 प्लस C1 V1 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यार भूल गए, Q1 को ही तो रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी हमने बाहर से नहीं किया, जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा है बस मैंने उठा के पुट कर दिया। Q1 इज इक्वल टू क्या है? C1 V1, तो Q1 प्लस Q2 और नीचे C1 प्लस C2 था ही, ठीक। और Q1 प्लस Q2 क्या था? टोटल चार्ज ही तो था Q, हमने सब Q से रिप्लेस कर दिया बस, ठीक है। जो फॉर्मूला आपके पास है उसी को यूज करके बनाया गया। अगर हम रेशियो की बात करेंगे, चलो इसके बाद अगली क्लास से पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेशियो के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।